नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 सब्जेक्ट है सिविक्स, अध्याय है लेसन 6। चलिए आज इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। कुछ देखते हैं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। चलिए ये टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है लेसन 6, टॉपिक है संचार माध्यमों को समझना। मतलब संचार का जो माध्यम है ना, उसके बारे में समझेंगे और हम लोग इसको अच्छे से रीडिंग लगाएंगे। इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करते हुए नोट भी करते चलेंगे और लास्ट में सारा प्रश्न को भी हल करते हुए चलेंगे। ये इकाई है 4, ठीक है। लेसन है 6। इसमें देखते हैं थोड़ा संचार माध्यम शिक्षकों के लिए क्या है, इसको रीडिंग लगाते हैं पहले। संचार माध्यम शिक्षकों के लिए। आज संचार माध्यमों और विज्ञापनों की छाप युवाओं के जीवन पर पूरी तरह व्याप्त है। चाहे उन्होंने इस सच्चाई पर गंभीरता से गौर करने का प्रयास किया हो या न किया हो, यह इकाई इस सच्चाई पर गौर करने के कुछ रास्ते दिखाएगी। अध्याय 6 में मुख्य रूप से संचार माध्यमों को प्रौद्योगिकी के साथ और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ संबंध समझाने पर जोर है। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे किसी मुद्दे के महत्व या उसकी महत्वहीनता को लेकर हम जो धारणा बनाते हैं वे संचार माध्यमों से प्रभावित होती है, जो वास्तव में उनका एजेंडा होता है, मतलब मोटो होता है, ठीक है। यह अध्याय संचार माध्यमों के व्यापक प्रभावों से हमें परिचित कराता है और हमारे जीवन से इन मुद्दों को जोड़ने का प्रयास करता है। अध्याय के अंत में हमारी यह अपेक्षा होगी कि विद्यार्थी यह पहचानने लगे कि बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संचार माध्यमों में छा रही खबरों को तय करने में क्या भूमिका होती है, कौन सी खबरें चुनी जा रही है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उनके जरिए क्या संदेश दिए जा रहे हैं। हम दो काल्पनिक खबरों के जरिए दिखाएंगे कि किसी भी घटना या मामला की खबर का बहुधा सिर्फ एक स्वरूप नहीं होता है। हम अपेक्षा रखते हैं कि विद्यार्थी इस बात को समझते हुए क्षमताएं विकसित करेंगे जो उन्हें अखबार या टेलीविज़न के किसी भी रिपोर्ट का विश्लेषण करने के योग्य बनाएगी, और वे यह समझ सकेंगे कि खबर में दी जा रही और नहीं दी जा रही जानकारी व दृष्टिकोण के पीछे क्या तर्क हो सकता है। इन मुद्दों को समझ मजबूत बनाने के लिए हम वास्तविक विज्ञापनों के उदाहरण के लिए जाने चाहिए और उनसे वैसे ही प्रश्न की मदद लेकर जांच की जानी चाहिए जैसे अध्याय में दिए गए हैं। अंत में यह अध्याय अपनी विषय वस्तु का लोकतंत्र के विचार के साथ संबंध स्थापित करता है। स्थानीय संचार माध्यमों व सामाजिक विज्ञापनों के विकल्प रखते हैं वे। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि मुख्य धारा में उन्हीं लोगों की बातों को ज़्यादा महत्व व स्थान मिलता है जो सामाजिक व वित्तीय संसाधनों के धनी हैं। इस पहलू पर बल देने के लिए कक्षा में स्थानीय संचार माध्यमों की खबर के उदाहरण पर चर्चा की जा सकती है और बच्चों के साथ यह प्रश्न भी उठाया जा सकता है कि विज्ञापनों के प्रभाव से स्थानीय स्तर पर बनने वाली, बिकने वाली व पसंद की जाने वाली चीज़ों को लेकर क्या परिवर्तन आने लगे। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। संचार को कैसे क्या करना है इसको समझते हुए आगे पढ़ते हुए चलेंगे।
टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? मतलब फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है? कोई शो हो, या मूवी हो, या सीज़न हो, कुछ भी। रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर शॉपिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यह शब्द मीडिया। इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपने इन सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो? स्थानीय मेले में दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। मीडिया जो है अंग्रेजी शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडिया का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचारों के माध्यम से ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसलिए उन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। संचार माध्यम और तकनीक। आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें से एक विशिष्ट प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। हमारे अखबारों और पत्रिकाओं के कुछ छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है। तकनीक से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल पर लाई जा रही है तकनीक किस प्रकार बदलती है और आज भी बदली जा रही है। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर आधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में बहुत मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अत्यधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के और आगे पढ़ेंगे, पहले इधर देख लेते हैं क्या क्या है। पृष्ठ 70 पर दिए गए कोलाज में संचार माध्यमों के 6 अलग अलग प्रकार को छांटिए। पेज नंबर देख लेंगे। ये क्या है? एक चित्रकार की नज़र में बाइबिल के पहले पन्ने की छपाई करते हुए गुटनबर्ग। पहले देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ बोल देता है एक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नज़र आ रहा है। बाइबिल को सबसे पहले छापा कौन किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था। कौन किया था? बाइबिल का पहले छपाई गुटेनबर्ग ने किया था। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। अपने परिवार के बड़े लोगों से पूछिए कि जब टीवी नहीं था
तब वे रेडियो पर क्या सुनते थे? जिनसे पूछिए कि वह आपके क्षेत्र में पहले पहल टीवी कब आया था, केवल टीवी कब शुरू हुआ। आपके पड़ोस में कितने लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। ऐसी 3 चीज़ों की सूची बनाइए जो संचार के किन्हीं अन्य भागों से संबंधित है और जिनके बारे में आपने टेलीविज़न देखकर जाना है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। क्या है ये? बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं। मतलब सैटेलाइट और केबल जो होता है ना, उसके द्वारा हमारे टीवी में एंटीना के द्वारा चलचित्र जो भी सारा सीरियल टीवी जो भी होता है सारा हम लोग देख सकते हैं आसानी से, और पूरा विश्व का हम समाज से जुड़ सकते हैं उसके माध्यम से कि यहाँ पे ये हो रहा है, क्या चल रहा है। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजन कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांश जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। मतलब जो टीवी पे हम लोग जो कार्टून देखते हैं वो कहाँ का है? जापान और अमेरिका का है। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अपने अमेरिका में फ्लोरिडा की समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया। चलिए, संचार माध्यम और धन। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली है। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहां पर समाचार वाचक बैठता है। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि है। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। समाचार के स्टूडियो के केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसीलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। जनसाधारण माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, मतलब धन अर्जित मतलब इकट्ठा करके जमा करके सेविंग करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है। जैसे कि कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि। अपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाया जाता है, वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह के बार बार आप उन छवियों को देखते हैं जैसा कि आप आगे देखें। मतलब जैसे कि हम लोग मैच देखने बैठते हैं, उसमें देखते हैं बहुत सारा एड्स आता है, प्रचार आता है। ये क्यों आता है? वो एक क्या है, विज्ञापन है, ताकि वो आदमी को आकर्षित करता है। जिसके बारे में जो चीज़ जानकारी नहीं है वो जानकारी हो जाए और ये परचेज करने पे मजबूर हो जाए। मतलब जानेंगे तभी तो इंटरेस्ट जगेगा, अगर जानते ही नहीं तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बार बार प्रचार आता है। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता में दुनिया का एक बड़ा बदलाव आया। मतलब इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आ गया ना जब से, तो मतलब ये पत्र क्या कहते हैं, पत्रकारिता मतलब न्यूज़ बनाने के लिए दिक्कत नहीं हुआ और आसान हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पहले टीवी को देख लेते हैं उसके बाद इसको पढ़ते हैं क्या है। यह यंत्र टेलीविज़न को प्रारंभिक रूप से टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था। मतलब जो टीवी का सबसे पहला रूप था कि टीवी को कैसे देखते हैं। ठीक है, अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल बेयर्ड। मतलब जो
टेलीविज़न का आविष्कारक जो थे, उसका पितामह जो थे J.L. बेयर साहब थे, ठीक है। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के सक्षम अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था, ठीक है। यही है टीवी, सबसे पहला टेलीविज़न का आविष्कार किया था J.L. बेयर ने, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखते हैं क्या है। अपने प्रिय टीवी कार्यक्रम के दौरान विज्ञप्ति होने वाले 3 चीज़ों की सूची बनाइए। एक समाचार पत्र लीजिए और उसमें दिए गए विज्ञापनों की संख्या गिनिए। कुछ लोग कहते हैं कि समाचार पत्रों में बहुत अधिक विज्ञापन होते हैं। क्या आप सोचते हैं कि यह क्या बात सही है, या यदि हाँ तो क्यों? देखिए, समाचार पत्रों में विज्ञापन देने का रीज़न है, समाचार पत्र जो आता है पेपर, उसमें क्या रुपया, 4 रुपया 5 रुपया पर पेपर होता है, 2.5 रुपया 3 रुपया, तो उतना में उसका खर्चा भी नहीं निकल सकेगा। तो विज्ञापन से जो ऐड का पैसा आता है ना, वो चीज़ उसके लिए मायने रखता है, इसलिए बहुत सारा उसमें ऐड दिया जाता है ताकि उसका भी मेंटेनेंस खर्च सारा कुछ आ जाए। और एक इसको भी देख लेते हैं, संचार के माध्यम में यहाँ क्या चल रहा है, तो इसको पढ़ते हैं पहले। क्या है ये कि अध्याय में पढ़ेंगे, विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञप्ति वस्तु खरीदें। मतलब इसका कहने का मतलब है कि विज्ञापन जो बार बार आता है ना, इसलिए आता है कि आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, उसको परचेज मतलब उसको खरीदने के लिए इच्छुक होइए, मतलब आपका देखने से जिज्ञासा बढ़े ताकि आप उसको परचेज कर सकें, ठीक है। चलिए, एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय आधार पर 1,000 रुपया से 1 लाख रुपये के बीच पड़ता है। मतलब टीवी पे जो देखते हैं कि ऐड आता है, प्रचार आता है बहुत सारा चीज़ का, टायर का और कोई चॉकलेट का, कोई बिस्किट का, तो उसमें जो ऐड का मतलब प्रचार करने का जो पैसा होता है, लेता है 1,000 से 1 लाख रुपया तक का लेता है। टीवी के बीच में जो टाइम पे आते रहता है, जैसे मैच देखने बैठते हैं तो उस समय भी आता है, तो वो सब का वो क्या चार्ज लेते हैं। अब देखते हैं संचार माध्यम और लोकतंत्र। संचार माध्यम और लोकतंत्र, इसको पढ़ते हैं। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की क्या भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार का काम कर रही है। यदि लोग चाहे तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सामाजिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। मतलब इसके एक मानिए कि हस्ताक्षर अभियान उसको कहते हैं कि मतलब जितने भी मोहल्ले में हैं, समाज में है, सभी से साइन करके एक एप्लीकेशन के तौर पे फिर से सरकार को देना और उस पर पूर्ण विचार करने के लिए कहने के लिए कि आप फिर से इस पर विचार कर सकते हैं, तो हो सकता है कुछ सुधार हो जाए। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम का महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक समाचार पत्र के 2 विभिन्न रूपों को पढ़कर समझते हैं कि संतुलित संचार माध्यम क्या तात्पर्य है। चलिए इसको भी देखते हैं, यहाँ पे क्या है। पहले, अलग अलग पाठकों का पसंद को देखते हुए छपाई वाले माध्यम की तरह कई तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। ये मतलब ये बुक स्टॉल है, ठीक ना, इसमें बहुत तरह का अलग अलग किताबें हैं, छपाई कलरफुल भी है, जो कि आप इसको पढ़ने में जो इंटरेस्ट रखते हैं वो लेते हैं, परचेज करते हैं, खरीदते हैं। चलिए, यहाँ पे 2 पेपर का कटिंग है, ठीक है, इसको दोनों को पहले पढ़ते हैं क्या है इसमें। एक है, पहले हम इसको पढ़ते हैं, न्यूज़ ऑफ इंडिया के रिपोर्ट। किसको पढ़ते हैं? न्यूज़ ऑफ इंडिया के रिपोर्ट को पहले हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। ये हेडलाइन हो गया पेपर का, ठीक है। कौन सा पेपर है? तो न्यूज़ ऑफ इंडिया का रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या है। राधिका मालिक INNA, कारखानों के मालिक और मजदूर के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया। सड़कों पर वाहनों के विशाल
जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने का निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों का काफ़ी समय में से यह पता था कि उनकी इकाइयाँ गैरकानूनी है। इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होते जा रहा है। इसके साथ साथ भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए और विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिक व कामगारों को पुनः स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब इस न्यूज़ से समझने में आ रहा है कि ये न्यूज़ था क्या चीज़ का, न्यूज़ ऑफ इंडिया के रिपोर्ट से, कि जो प्रदूषण फैल रहा है उसको उस कंपनी को बंद कर दिया जाए और कुछ ऐसा वर्क किया जाए जिससे हमारा देश हरा भरा रहे। चलिए अब देखते हैं इंडिया डेली के रिपोर्ट। अब इसको पढ़ते हैं। कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। ठीक है, इसका हेडलाइन क्या है? कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या के रूप में ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंद पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर गए। मतलब बहुत सारे जो कंपनी थे, मतलब 100 कंपनी से ज़्यादा था कि उस कंपनी से जो भी प्रोडक्शन हो रहा था उससे वातावरण को प्रदूषित कर रहा था, वहाँ के रहन सहन में परेशानी हो रहा था। तो सरकार क्या किया, बड़े कदम उठा के वहाँ के सारे कंपनियों को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, बहुत हलचल मच गया, जिससे कि जो कारखाने का मालिक था, वहाँ पे वर्कर जो काम करते थे, वो सभी को समस्या का सामना करना पड़ा। तो वो लोग क्या धरना पे आ गए, रोड पे उतर आए। तो उन्होंने कहा कि उनकी रोजी रोटी छीन जाएगी। मतलब कंपनी ही नहीं चलेगा, कोई वर्कर ही कोई काम नहीं कर पाएंगे तो उसका रोजी रोटी कैसे चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो फिर खाना कैसे होगा। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने का लाइसेंस देता रहा। सही बात है, नगर निगम भला गलती किया, क्योंकि जहाँ पे आदमी निवास करता है वहाँ पे कारखाना नहीं ऑर्डर देना चाहिए। वो पैसा वैसा लेके पास करवा देते हैं, बाद में समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए हैं। कारखानों के मालिक व मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर के 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया। एक कारखानों मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है कि उनसे हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया, लेकिन जिस प्रकार क्षेत्र वह हमें दे रही है वहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं और पिछले 5 वर्षों वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। चलिए, ये था पेपर का कटिंग। अब इसको पढ़ते हैं नीचे का क्या होता है। वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। कहने का मतलब है कि एक ही समाचार पत्र पढ़ेंगे, जो वो लिखेगा वही तो हम पढ़ सकते हैं ना। तो इसलिए कहता है कि एक पढ़ने से नहीं पता चलेगा। यदि आप न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा हो तो आपको विरोधियों की बात व्यर्थ उत्पाद लगेगी और उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी पूरी छवि अंकित करता है। दूसरी ओर यदि आप इंडिया डेली पढ़ा हो तो आप जानते हैं कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे। इसका कहने का मतलब है, एक समाचार में दिया हुआ है कि बंद करो कारखाना जिससे प्रदूषण हो रहा है, और दूसरा कह रहा है कि बंद होने से और समस्या उत्पन्न हो गया, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त है। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। मतलब कि संतुलित मतलब बराबर, मतलब गलत है उसका समस्या का समाधान भी होना चाहिए, मिला जुला के सारा काम करना चाहिए। फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों को स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि
उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने, मतलब इसका कहने का मतलब है हमारा देश स्वतंत्र है, स्वतंत्र समाचार ये संचार के माध्यमों को भी स्वतंत्र रहना चाहिए ताकि वो सही ढंग से अपने जो कि जो चीज़ जहाँ चल रहा है उसको अच्छे से लोगों को बीच पहुँचा सके। अगर जो संचार के माध्यम चलाते हैं उनको कोई, अगर वो किसी को नियंत्रण में रख लेगा, किसी के नियंत्रण में है, तो वो तो जो कहेगा वही उसको लिखना पड़ेगा। गलत भी हो रहा है तो सही कहेगा करने, तो सही छापेगा। वही गलत सही है लेकिन गलत और सही लिख के लोगों के बीच में फैल जाएगा तो इंसान को गलत और सही में फ़र्क क्या पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। चलिए और थोड़ा सा इधर देख लेते हैं क्या है। क्या दोनों समाचार पत्रों में दिया गया उपयुक्त विवरण एक जैसा है? आपके विचार से इनमें क्या क्या समानताएं और अंतर है? यदि आप न्यूज़ ऑफ इंडिया में दिया गया विवरण पढ़ोगे तो इस मुद्दे के बारे में क्या सोचेंगे? चलिए अब इधर देखते हैं क्या है यहाँ पे। ऊपर पढ़ा संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण है कि सरकार का उन पर नियंत्रण है। मतलब अगर प्रेस वाला, मीडिया वाला पे अगर सरकार का नियंत्रण है तो वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं ना पाएगा। इसलिए सरकार लोग भी क्या करता है, सबसे पहले इसी पे नियंत्रण करता है ताकि मेरा खुलासा नहीं हो जाए कहीं कुछ। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित कराती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। अगर सरकार के खिलाफ कोई तरह कार्रवाई करते हैं, अगर मीडिया वाला उसको प्रकाशित करते हैं, छापते हैं, तो अगर उस पर वो रोकते हैं, रुकावट करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सेंसरशिप कहते हैं। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से 77 के बीच में है। कब है? तो 1975 से 77 तक के है। आपातकाल का था, जब आपातकाल हुआ था। शायद इंदिरा गांधी का उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री शायद। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचार पर पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित, चलिए इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। आजकल अधिकांश, इसको देखते हैं फिर नीचे वाला पढ़ते हैं। क्या आप ऐसे सोचते हैं कि किसी विषय के दौरान पक्षों को जानना महत्वपूर्ण है? दोनों विषयों को जानना महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि आप किसी समाचार पत्र के पत्रकार हैं। अब आप उपयुक्त दोनों विवरण से एक संतुलित रिपोर्ट तैयार कीजिए। निकल जाएगा आराम से। दोनों के बात समझ के उससे संतुलित करना है कि या तो कंपनी को कहीं जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जहाँ पे निवास स्थान नहीं है, उससे दूर ले जाए, कंपनी को वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। ठीक है, वहाँ वर्कर के लिए अच्छी सुविधा दिया जाए और वहाँ पे कंपनी अच्छे से चलेगा, किसी को कोई तरह का नुकसान नहीं होगा। चलिए अब बढ़ते हैं। टीवी के साथ क्या करता है? टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं? कहने का मतलब है कि टीवी मेरे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या करते हैं। बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलता ही रहता है। हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचार, जो कुछ हम टीवी पर देखते हैं, उसी से बनते हैं। यह दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है। टीवी जो है एक दुनिया को देखने वाली खिड़की की तरह है कि दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है वही टीवी पे चलाता है। चाहे एक मूवी देखिए, वो मूवी में जो पूरा स्टोरी है वो भी कहीं का देखा सुना है, उसमें लगभग 70% वो कार्य कहीं किया हुआ रहता है जो कि
पहले हुआ है उसको कहानी के रूप में एक टीवी के रूप में, मूवी या सीरियल के रूप में दिखाया जाता है। आपके विचार में यह कैसे प्रभावित करता है? टीवी में अनेक प्रकार का कार्यक्रम है। सास भी कभी बहू थी जैसे पारिवारिक धारावाहिक, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे बिग बॉस, समाचार पत्र, खेल और कार्टून आदि। हर कार्यक्रम के पहले बीच बीच में अंत में विज्ञापन होते हैं। मतलब ये जितना शो के बारे में बताएं सबके बीच बीच में देखिएगा प्रचार आते रहता है, मतलब विज्ञापन आते रहते हैं। क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है, इसीलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतर दर्शकों को आकर्षित कर सकते हैं। मतलब जब टीवी हम लोग देखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट ही देखते हैं। अब विज्ञापन उसी समय देता है जब देखिएगा भारत का वर्ल्ड कप मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप फाइनल मैच चल रहा है या IPL का फाइनल मैच चल रहा है, तो उसको पता है टीवी वाले को कि इस दिन जितने भी भारत में देश हैं, भारत देश के जितने भी नागरिक हैं, सब टीवी में घुसा पड़ा रहेगा। उस दिन देखिएगा हर प्रचार में एक से एक विज्ञापन आते रहेगा, ऐड आते रहेगा, ताकि आदमी को उस समय गुस्सा भी नहीं आएगा, प्लस में मैच के देखने के चक्कर में विज्ञापन भी देख लेगा। विज्ञापन से कुछ उसको समझदारी हो जाएगा, जिज्ञासा बढ़ जाएगा, तो हो सकता है उसका कुछ सामान बिक जाए। आपके विचार में से ऐसे कौन सा कार्यक्रम हो सकते हैं कि उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो टीवी में दिखाई जाती है या नहीं दिखाई जाती है। टीवी हमें अमीरों के जीवन के बारे में टीवी हमारी अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है या गरीबों के। हम यह सोचने की ज़रूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वासों, हमारे रुख और मूल्यों को कैसे बनाता है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यह हमें संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है, पूरा नहीं दिखाता है कि अधूरा ही दिखाता है। अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दों से हटकर भी एक उत्सुकता भरा पड़ा संसार है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसको और टीवी ध्यान नहीं देता है। फिल्म स्टारों, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों, अन्य धनाढ़ जीवन शैलियों से भी ऐसा संसार है जहां हम सबको पहुंचना चाहिए और विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रमों का आनंद भी ले और देखे गए और सुने गए प्रसंगों पर प्रश्न भी उठाए। चलिए इसको भी देख लें। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि किसी विषय के दोनों पक्ष को जानना महत्वपूर्ण है? क्यों? मान लीजिए मान लीजिए कि आप किसी समाचार पत्र के पत्रकार हो। अच्छा, ये तो पढ़ लिए थे। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। समाचार पत्र जो है संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं, मतलब वो एक संतुलित जो समाचार होता है ना वो नहीं दे पाते हैं। इसके कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। किसका नियंत्रण है? तो व्यापारिक प्रतिष्ठानों का। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता है। इसके अतिरिक्त संचार माध्यमों किसी मुद्दों के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि
उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वह किसी विषय पर ज्ञान सामर्थ्य बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दों के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। मसौदा तय, ये क्या है? देखिए एक और यहाँ पे ऐड दिया हुआ है, डॉन टू अर्थ, ये ऐड है, प्रचार है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, क्या है? मसौदा तय किया जाना, मसौदा तय किया जाना। किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि यह समाचार में दिए जाने योग्य। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इससे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है। हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करता है हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा एवं एजेंडा तय करते हैं। मतलब वो ही, देखिए होता क्या है कि ये मीडिया का ज़माना है ना, मीडिया में होता क्या है कि वो जो दिखाता है हम लोग वही देखते हैं और उसी पे हम लोग कथन निष्कर्ष निकालते हैं, उसी के बारे में चर्चा करते हैं, उसी को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो जो दिखाता है कौन जानता है कि वो सच दिखा रहा है या झूठ दिखा रहा है? तो इससे हट के इंसान को सोचना चाहिए थोड़ा सा। ये नहीं कि जो दिखा दिया उसी में हम लोग उलझे पड़े हैं, बहस कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वो हकीकत है ही नहीं, वो अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में रहता है। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पेय के कीटनाशकों के स्तर के खतरे का स्तर तक बढ़ते हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। मतलब कोको कोला जो होता है ना, पीने वाला एसिड लिक्विड टाइप का जो होता है, तो उसमें कीटाणुनाशक का स्तर के खतरे को बताया गया कि इसमें जो है ना बैक्टीरिया पाया जाता है। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रण करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। कौन? तो मीडिया वाला। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की कि जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता। मतलब हाँ, ये ठीक गुड न्यूज़ था कि उस पर हम लोग का ध्यान आकर्षित किया कि कोको कोला पीना, उसमें बैक्टीरिया का गुण है, कीटनाशक अधिक मात्रा में है, तो हम लोग को सेहत के लिए खराब है, उसको नहीं पीना चाहिए, तो पीने के लिए रुकावट पैदा किया, तो ये अच्छी न्यूज़ था। कई बार ऐसी घटना हो जाती है जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं। बहुत सारा न्यूज़ है कि मतलब जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा पाते हैं, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी हमें इस विषय पर बहुत ही कम चर्चा करते संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपकार देने वाले डिजाइनरों और फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करने की समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया। जब उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया पर किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। कहने का मतलब है कि फैशन डिजाइनर जो होता है वो नया नया वस्त्र पहन के फैशन का बारे में ऐड करते हैं, दिखाते हैं कि ये कपड़ा कैसा है, मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, वो चीज़ सब दिखा रहा है न्यूज़ पे। लेकिन अभी मुंबई के झोपड़पट्टी जो है, गरीबों का रहने का स्थान, वो पूरा गिरा दिया गया
जो कि उसको दिखाना चाहिए कि जो कि बेसहारा लोग था, गरीब इंसान थे, कमाने खाने वाले थे, वो अब कहाँ रहेंगे, उसके बारे में दिखाने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, फैशन शो दिखा रहे हैं। तो ये यही सब गलत है थोड़ा। चलिए इसको देखते हैं। संचार माध्यमों के फैशन शो बहुत लोकप्रिय हुए हैं। संचार माध्यम के द्वारा एजेंडा तय करते हैं कि झोपड़पट्टियों के स्थान पर फैशन वीक की खबर देने से क्या नतीजा निकलता है। क्या आप किसी ऐसी विषय के बारे में जानते हैं तो आपको इसलिए महत्वपूर्ण नहीं लगा क्योंकि संचार माध्यमों में उसे दिखाया नहीं गया था। सही बात है, दिखाना चाहिए उसको भी। चलिए और थोड़ा सा है अभी, तो पहले आप देखते हैं स्थानीय संचार माध्यम। इसको देखते हैं स्थानीय संचार माध्यम। यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है। कहने का मतलब जो नॉर्मल है, साधारण आदमी है, उसके मुद्दों पे वो रुचि नहीं लेते हैं, नहीं छापते हैं, नहीं टीवी पे दिखाते हैं। ठीक है, इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। मतलब लोकल न्यूज़ रिपोर्टर, जैसे एक यूट्यूब अभी समझ लिए यूट्यूबर जो बहुत सारे हैं न्यूज़ वाला, ये क्या किए, बड़े छोटा छोटा न्यूज़ नहीं दिखाते हैं, बड़ा बड़ा न्यूज़ मीडिया वाले। तो क्या किए, अब धीरे धीरे क्या आगे बढ़ के आए कि लोकल न्यूज़ बनाने के लिए इच्छुक हो गए, ताकि ये भी छोटी छोटी बातें वहाँ के लोकल इंसान के जरिए तो उसको पता ही चलेगा और कहीं और राज्य में पूरा भर में फैल सके। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थिति पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और कभी कभी तो इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। दूसरा उदाहरण खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। इस समाचार पत्र के पाठक हैं किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक व महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। मतलब वहाँ के लोकल न्यूज़ रिपोर्टर पढ़ते हैं सभी कोई। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम सुनिश्चित करते हैं कि किन किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह के एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर अब छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। अगर सरकार चाहे किसी घटना पे, अगर मान लीजिए उसका पार्टी का आदमी कहीं कुछ कर दिया और वो कह देगा कि टीवी वालों को, न्यूज़ रिपोर्टर वाले के ये टीवी पे नहीं आना चाहिए, तो जो रुकावट पैदा हुआ उसको क्या कहते हैं, सेंसरशिप कहते हैं। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाशन में आना कठिन है। मतलब हकीकत दिखा नहीं पाते हैं वो लोग, नियंत्रण, मतलब न्यूज़ रिपोर्टर, न्यूज़ वाला, मीडिया वाले पे जो नियंत्रण रखा है सरकार, उससे क्या होता है, सरकार का बुराई दिखा नहीं पाते हैं। अभी से 5 साल पहले देख लीजिएगा, आज तक का जो है वो भी उसको मोदी मीडिया के नाम से जाना जाने लगा था, क्योंकि मोदी जो कहते थे वही वो छापते थे, वही चलवाते थे। तो इस वजह से सरकार भी अपना होशियार रहता है कि सबसे पहले उसी पे नियंत्रण करता है। ठीक है, जिससे उसका गलत व्यवहार जो है, गलत दृष्टि जो है, लोगों तक नहीं पहुंच पाए। संचार माध्यम और व्यापार की घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्रायः पूर्ण नहीं होती है और एक पक्षीय हो सकती है।
अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सा जानकारी मिल रही है और कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है। यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों, ये सब भी उसमें दिया हुआ जाना चाहिए सारा कुछ। चलिए अब लास्ट है सामाजिक विज्ञापन पढ़ेंगे, बाकी बात टॉपिक समाप्त होगा। सामाजिक विज्ञापन, सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके, ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। यहाँ असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत है। मतलब कहीं पे रेलवे का लाइन है, वहाँ पे सरकार के द्वारा कोई भी कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा, तो लोकल वो सामाजिक विज्ञापन सतर्कता ही संरक्षा का आधार है। मतलब कहने का है कि आप सतर्क रहिए और खुद ही जागरूक रहिए, ठीक है। रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर अच्छे से ट्रेन अगर ट्रेन पार कर रही है तो अच्छे से अपना ध्यान से रुक के थोड़ा 5 मिनट लेट ही जाना है। उत्तर रेलवे का ये चित्र था। चलिए अब कुछ प्रश्न आ गया और इसको थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है शब्द संकलन। उसके बाद हम लोग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और क्लास को बंद करेंगे। चलिए बड़े प्रतिष्ठान के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ये क्या है। बड़े प्रतिष्ठान कुछ रेडियो टीवी समाचार पत्र के मालिक होते हैं। बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, ये सब बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, मालिक होते हैं, ठीक है। अब इसके द्वारा क्या क्या होता है ये पढ़ते हैं, देखते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, अपने उत्पादों का विज्ञापन देते हैं, ठीक है। जो मतलब वो प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादक करते हैं, उसका पर ऐड देते हैं, ठीक है। और दूसरी ओर लोग संचार माध्यम में देखकर उत्पाद खरीदते हैं और पैसा वापिस उन्हीं व्यापारी के प्रतिष्ठानों को जाता है, ठीक है। ये संचार का माध्यम है, रेडियो टीवी। विज्ञापन से उत्पादों को बढ़ाता है, विज्ञापनों से उत्पादों को बढ़ावा देता है। और ये क्या है, पाठक दर्शक श्रोता। मतलब देखिए सिंपल भाषा में इसको समझते हैं। बड़े बड़े कंपनियां जो होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, कुछ रेडियो टीवी समाचार पत्रों मालिक को विज्ञापन देते हैं। वो क्या करते हैं, जितने भी उसके संचार टीवी समाचार जो भी सारा चीज़ में वो छाप देते हैं, या टीवी है तो टीवी में चलवा देते हैं कुछ कुछ समय पे। हर सीरियल, हर मूवी, हर टॉपिक पे, हर विज्ञापन में चला देते हैं वो, हर चीज़ में विज्ञापन को। उससे क्या होता है, एक संचार माध्यम में पूरा देश में फैल गया। जो विज्ञापन जो होता है, विज्ञापन जो जैसे पब्लिक देखे तो उसको, उससे क्या होता है, जिज्ञासा जगता है कि ये क्या चीज़ है, ये हमारे जीवन में आने के बाद क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है। वो सब चीज़ इच्छुक होता है, तो वो फिर क्या करते हैं, वो खरीद लेते हैं। और खरीदने से क्या होता है, जो व्यापारी उस संचार के माध्यमों को विज्ञापन देने के लिए दिया था, सारा पैसा उसके पास आता है, ठीक है। तो ये था पूरा स्टोरी इसका। चलिए कुछ शब्द संकलन पढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। प्रकाशित क्या होता है, प्रकाशित के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। प्रकाशित क्या होता है उसको देखते हैं। इसके तात्पर्य समाचार, रिपोर्ट, लेखों, साक्षात्कार, विवरण आदि से है, जिन्हें समाचार पत्रों, पत्रकारों और पुस्तकों में छापा जाता है, जिससे उन्हें बहुत अधिक लोग पढ़ सकते हैं। प्रकाशित का मतलब है कि कोई चीज़ का प्रकाशन होना, बुक हो गया, न्यूज़ हो गया, पुस्तक हो गया, समाचार पत्र हो गया, ये प्रकाशित होते हैं। और उससे क्या होते हैं, बहुत लोग में मतलब एक रिपोर्ट के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से बहुत लोगों तक फैलते हैं और बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब सेंसरशिप क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सेंसरशिप क्या होता है, इसका तात्पर्य सरकार के उस शक्ति या अधिकार से है, मतलब उसका पावर, जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रकाशित करने पर रोक लगा सकती है। कहने का मतलब है कि जैसे कि सरकार के हित में है तो ठीक है, सरकार के विरोध में है तो अगर उस न्यूज़ को वो रोकना चाहता है या कोई ऐड को रोकना चाहता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेंसरशिप कहते हैं, ठीक है। अब प्रशासन है, प्रसारण के बारे में पढ़ते हैं कि प्रसारण क्या चीज़ है। इस पाठ में इस शब्द का प्रयोग टीवी अथवा रेडियो के कार्यक्रमों के संबंध में हुआ है, जिनकी बहुत बड़े क्षेत्र में प्रेषित किया जाता है। प्रसारण का मतलब होता है ना कि जैसे कि कोई न्यूज़ चला रहा है एकदम, अभी तुरंत जैसे कोई घटना हुआ वो तुरंत टीवी पे आ गया, रेडियो पे आ गया,
तो वो प्रसारण कहलाया। ठीक है, तुरंत प्रसारण हो गया। अब लास्ट है एक सार्वजनिक विरोध। सार्वजनिक विरोध मतलब सभी के द्वारा। इसमें विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप में अपना विरोध प्रकट करते हैं। यह प्रायः रैली आयोजन, हस्ताक्षर अभियान, सड़कों के अवरुद्ध करके किया जाता है। मतलब रैली निकाला जाता है जो अपने हित में नहीं रहता है, जैसे सरकार कोई कानून बनाया अगर वो कानून पब्लिक के लिए नहीं है, उसके विरोध में है। जैसे कुछ दिन पहले आर्मी की भर्ती में निकाला था कुछ करके ऐसे, जो कि सभी बच्चे आंदोलन में उतर गए थे, तो वो एक तरह का एक अभियान था। ठीक है, हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाता है, सड़कों को रोक दिया जाता है, चक्का जाम कर दिया जाता है, ताकि सरकार उसकी बातों को समझे और पूर्ण विचार करे। चलिए, ये था अध्याय 6 था ये। ठीक है, और टॉपिक था संचार माध्यमों का समझना, मतलब संचार क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। चलिए, एक मोटिवेशन लाइन इसको देखते हैं और क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कहता है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। चलिए, धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6, 7 जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।